नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को बेटा। हम फिर से आ गए एक नए सेशन के साथ इतिहास के मुद्दे को फिर से उजागर करने के लिए। तो आप लोगों को याद होगा बेटा, पिछली क्लासेस चल रही थी अपनी, तो पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को क्या बोलते हैं, मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ाया था। और मुग़ल साम्राज्य में जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, अकबर के बारे में और किसके बारे में बेटा पढ़ा था हमने, अकबर और अकबर के बाद अकबर के पुत्र के जहांगीर के बारे में थोड़ी ही जानकारी एकत्रित की थी। उसके बारे में मैंने आप लोगों को रूबरू करवाया था। अब हम अगले व्यक्ति या जहांगीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगले व्यक्ति तो बेटा से आ जाएंगे, तो अभी जहांगीर के बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे। थोड़ी सर्दी ज़्यादा हो गई बेटा, थोड़ा बच के रहो सर्दी से, सर्दी बढ़ती जा रही है। अपने जो भी आप जहाँ पर भी रह रहे हो अच्छे से कपड़े पहनो सर्दी वाले, और ज़्यादातर रज़ाई के अंदर ही समय व्यतीत करो और बैठ के आराम से पढ़ो, चादर वगैरह हो जाएगी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो चुकी है बेटा। और ये सर्दी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आपको अगर सर्दी वगैरह लग गई तो मौसम ऐसा है, तबीयत डाउन हो गई तो पढ़ाई का भी नुकसान होगा और साथ ही शरीर का भी नुकसान होगा। तो चलो, बातें सारी चलती रहेगी। अब हम इतिहास के बारे में बातें करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे बेटा मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य की डेट क्या थी बेटा, 1526 ईडी से कब तक, 1707 एडी तक। अब आगे देखो, हम एक शासक के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर, जिसके बचपन का नाम था बेटा सलीम, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और जहांगीर का कार्यकाल की बात करें 1605 से लेकर 1627 तक इसका क्या था बेटा, काल था, टाइम पीरियड था किसमें, जहांगीर का। तो जहांगीर का बचपन का नाम बता दिया था। इसके गुरु कौन थे, चीफ इंस्ट्रक्टर कौन थे इसके, तो अब्दुल रहीम खान खाना थे। और इसकी पहली शादी 1588 में मानबाई के साथ हुई थी। और मानबाई ने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। क्यों आत्महत्या कर ली थी बेटा, क्योंकि जहांगीर था, जहांगीर ज़्यादा क्या खाता था बेटा, अफीम वगैरह, अफीम का सेवन करता था, शराब पीता था, ज़्यादातर समय किस में व्यतीत करता था, है? शराब के साथ ही समय व्यतीत करता था, ज़्यादा शराब और अफीम वगैरह खाता था। इस चीज़ से परेशान होकर इतिहासकार ये बोलते हैं कि जहांगीर ने सुसाइड कर लिया था। लेकिन उसके बाद बेटा उसकी दूसरी शादी होती 1590 के अंदर ही। किसके साथ होती बेटा, तो जगत गोसाई, जिसका नाम क्या था बेटा, जोधाबाई भी कहा जाता, उसके साथ दूसरी शादी होती किसकी, तो जहांगीर की। अब जहांगीर की शादी होने के बाद उससे एक पुत्र की प्राप्ति होती जिसका नाम क्या था, खुर्रम, जो आगे जाके शाहजहां की उपाधि लेकर भारत का अगला मुगल बादशाह बनता है। लेकिन जो मानबाई थी बेटा, उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था खुसरो। और खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। कब किया था बेटा, तो आप लोगों को याद है 1606 के अंदर, यानी कि शासक बनने के एक साल ही बाद किसके, जहांगीर के, उसके पुत्र ने विद्रोह कर दिया था जिसका नाम था खुसरो। और इतिहास में ये बोला जाता है कि खुसरो की वजह से ही सिख धर्म के 5वें गुरु क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। उनकी हत्या कर दी गई थी किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। क्यों कर दी गई थी, क्योंकि मैंने बताया था क्यों करी थी, कल सारी स्टोरी बता दी थी मैंने। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़े आगे बढ़ते हैं। खुसरो के बाद जो आगे बातें आती जहांगीर के बारे में, देखो आगे क्या था। तो अब जहांगीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहांगीर की बात करें तो मैंने बताया था भारत की तरफ अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रुझान हो चुका था। क्योंकि अकबर के कार्यकाल में बेटा 31 दिसंबर 1600 एडी में ब्रिटेन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी किसके कार्यकाल के दौरान, तो अकबर के कार्यकाल के दौरान। लेकिन भारत के अंदर स्थायी रूप से, परमानेंट रूप से
इनको फैक्ट्री लगाने की परमिशन नहीं मिली थी, और परमिशन के लिए ही भारत के अंदर बेटा 1608 एडी में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था कैप्टन ओकिंस। क्या नाम था बेटा? कैप्टन ओकिंस। कैप्टन ओकिंस, इसने किससे परमिशन लेना चाहिए फैक्ट्री के लिए? तो किससे परमिशन लेना चाहिए? तो जागीर से। जागीर ने इसे परमिशन नहीं दी, इसको मना कर दिया। लेकिन भारत के अंदर फैक्ट्री लगाने के लिए इससे टेम्परेरी रूप से परमिशन मिल गई कि आप टेम्परेरी रूप से, अस्थायी रूप से भारत के अंदर क्या लगा सकते हो? फैक्ट्री लगा सकते हो। और इसीलिए इसने 1611 में भारत के अंदर मुसलीपट्टनम के अंदर पहली फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री लगाई गई। कब लगाई गई बेटा? तो याद रखना कब लगाएगी? 1611 में। किसकी परमिशन के द्वारा? तो जागीर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 एडी में लगी। किसकी बदौलत? ओकिंस की बदौलत। 1608 में इसने परमिशन मांगी थी, तो इसे परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन अस्थायी रूप से मिल गई थी, इसलिए बेटा इसने भारत के अंदर क्या लगा दी? तो फैक्ट्री लगा दी। उसके बाद बेटा भारत के अंदर 1615 के अंदर ही एडी के अंदर ही एक व्यक्ति भारत आता जिसका नाम था टॉमस रो। क्या नाम था? टॉमस रो। टॉमस रो का भारत की तरफ आगमन होता बेटा कब? 1615 के अंदर। और आगमन होने के बाद ये भी किस लिए आया था भारत के अंदर? परमानेंट फैक्ट्री के लिए। लेकिन इसे परमिशन मिल गई थी भारत के अंदर। क्या मिल गई थी बेटा? इसे परमिशन मिल गई थी भारत के अंदर। और परमिशन मिलने के बाद इसने भारत में परमानेंट रूप से फैक्ट्री लगाई। कहाँ पर? सूरत के अंदर लगाई थी। कब लगाई थी बेटा? सूरत के अंदर लगाई थी। भारत के अंदर परमिशन मिल गई थी किसको? टॉमस को। इसे बेटा जेम्स प्रथम का राजदूत कहा जाता है। जेम्स फर्स्ट का राजदूत कहा जाता है। किसका राजदूत था ये? जेम्स फर्स्ट का राजदूत था। लेकिन ये तो थी बेटा ईस्ट इंडिया की बातें जो मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है। लेकिन सिस्टम क्या था? ये इसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। लेकिन कुछ गतिविधियां और घटित होने स्टार्ट हो चुकी थी। कहाँ पर? जहांगीर के कार्यकाल के दौरान। क्योंकि जहांगीर का जो राजा का जीवन होता ना बेटा, वो अलग टाइप का ही होता है, क्योंकि उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये चीज़ें तो हो रही थी साथ के साथ, लेकिन हुआ क्या? उस समय एक त्यौहार मनाया जाता था जिसका नाम था नौरोज का त्यौहार। क्या नाम था? नौरोज का त्यौहार। और मैंने एक बात बोल ली थी कि अकबर के कार्यकाल के दौरान उनका एक मंत्री था जिसका नाम था ग्यास बेग। क्या नाम था? ग्यास बेग। और ग्यास बेग की बेटा पुत्री थी जिसका नाम था, क्या नाम था? मेहरुनिसा। क्या नाम था बेटा? मेहरुनिसा। तो वह क्या, नौरोज के त्यौहार के दौरान जहांगीर जब जश्न बना रहा था उस त्यौहार का, नौरोज का त्यौहार मैंने बताया था किसने शुरू करा था बेटा? तो किसने शुरू करा था? बलबन ने शुरू करा था। कब? 21 मार्च को न्यू ईयर बोलते इसको। ये क्या होता है? न्यू ईयर। न्यू ईयर मनाया जाता है नौरोज के त्यौहार को, ठीक है। तो न्यू ईयर बनाना स्टार्ट हो गया था, न्यू ईयर बन रहा था। तो न्यू ईयर के दौरान एक महिला बेटा क्या हुई? एक महिला, एक किसकी लड़की? ग्यास बेग की लड़की उस सम्मेलन में शामिल थी। और वहाँ पर जब जहांगीर की मुलाकात किससे होती? नूरजहाँ से होती है। तो दोनों की मुलाकात होने के बाद ये कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा, दोनों में मोहब्बत हो जाती है। और मोहब्बत इस हद तक पहुँच जाती है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करना बहुत बड़े स्तर पर शुरू कर देते हैं। और इस कारण वे दोनों शादी कर लेते हैं। कौन? मेहरुनिसा और कौन बेटा? जहांगीर। तो 1615 के अंदर ही, कब की बात है? 1615 के अंदर ही, एडी के अंदर ही मेहरुनिसा शादी कर लेती किससे? जहांगीर से। लेकिन इसे प्यार से जहांगीर एक दूसरे नाम से पुकारता था जिसका नाम था नूरजहाँ। तो नूरजहाँ
किसको कहा गया इतिहास में? मेहरुनिसा को। तो नूरजहां कौन थी? पत्नी थी किसकी बेटा? तीसरी पत्नी किसकी थी? जहांगीर की पत्नी थी, और इससे मोहब्बत करता था बहुत ज्यादा कौन? जहांगीर। अब कुछ देखें तो इसके बारे में जानकारी देखें तो किसके बारे में? मेहरुनिसा के बारे में। तो इसके पिता का नाम पूछे तो बेटा फादर नेम आप लोगों से पूछा जाएगा, पिता का नाम। तो पिता का नाम मैंने बताया था बेटा, क्या नाम था पिता का नाम? ग्यास बेग था बेटा। क्या था? ग्यास बेग। तो ग्यास बेग किसके पिताजी थे? मेहरुनिसा के। अगर माता की बात करें तो माता का नाम भी पूछा जाएगा, मदर नेम। तो मदर नेम थोड़ा इम्पोर्टेंट है बेटा, याद रखना। माता का नाम, माता का नाम था बेटा असमत बेगम। असमत बेगम, असमत बेगम। ये वही महिला बेटा जिसने भारत के अंदर इत्र की खोज करी थी। इत्र, इत्र समझते होगे बेटा, जो आज के टाइम पे आज परफ्यूम यूज करते हो, सेंट यूज करते हो, ठीक है, डियो यूज करते हो, उसकी खोज करने वाली महिला कौन थी? तो असमत बेगम थी। तो इसने शुरू किया था क्या? इत्र बनाना। और इसी ने इत्र, इतिहास में इसी इत्र के का क्या बोला जाता है? खोजकर्ता भी कहा जाता है। सबसे पहली बार इसी के द्वारा इत्र को जन्म दिया गया था। तो किसकी माता थी? नूरजहां की माता थी। ग्यास बेग का नाम क्या था? इमात दौला था। क्या था बेटा? इमात दौला भी कहा जाता था। अगर इसके मकबरे की बात करें, ग्यास बेग के मकबरे की, जिसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इमात दौला के नाम से पुकारा जाता है। तो इसका मकबरा की बात करें तो बेटा आगरा के अंदर है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इमात दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आगरा के अंदर। किसके पिताजी थे? नूरजहां के पिताजी से। 1615 में किससे शादी कर ली? तो जहांगीर से शादी कर ली थी। किससे शादी कर ली थी? तो जहांगीर से शादी कर ली थी। किसने कर ली थी? तो नूरजहां ने। और नूरजहां के भाई का नाम आप लोगों से पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, नूरजहां का भाई का नाम भी। तो नूरजहां के भाई का नाम था बेटा आसफ खां। क्या नाम था? आसफ खां। इतना उतारो, फिर मैं एक बार साफ कर देता हूँ इसको, आगे चलेंगे। देखो आगे चलते। अगर नूरजहां के बेटा मेहरुनिसा के भाई की बात करें, भाई की बात करें, अरे ब्रोदर लिख लेना बेटा, मैंने इंग्लिश में भाई लिख दिया। भाई की बात करें तो आसफ खां था। आसफ खां। आसफ खां, आसफ खां था। कौन भाई था? किसका? नूरजहां का। और इसी की एक पुत्री थी बेटी, बेटा क्या था? एक पुत्री थी, एक डॉटर थी, पुत्री। किसकी? आसफ खां की पुत्री। और किसकी भतीजी? मेहरुनिसा की भतीजी, जिसका नाम था अर्जुन, अर्जुंद बानो। क्या नाम था? अर्जुंद बानो। अर्जुंद बानो। याद रखना, ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा इस नाम की क्या इंपॉर्टेंस है। ये किसकी भतीजी थी बेटा? नूरजहां की भतीजी थी। और किसकी पुत्री थी? आसफ खां की क्या थी? पुत्री थी। और आसफ खां किसका भाई था बेटा? तो मेहरुनिसा का भाई था। तो हुआ क्या, मेहरुनिसा के साथ शादी करने के बाद राजपाट सही चल रहा था। उसके बाद भारत के अंदर, भारत के इतिहास में जहांगीर ने 12 अध्यादेश जारी किए। कितने ऑर्डिनेंस जारी किए बेटा? 12 थे या ज्यादा थे बेटा? क्या थी? 12 थे। 12 अध्यादेश, या इनको 12 घोषणाएं भी कह सकते हैं हम। क्या कह सकते हैं? 12 घोषणाएं लागू करी, ठीक है, ऑर्डिनेंस।
कि समाज में ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। किसके द्वारा की गई? कुछ कंडीशंस थी चीज़ों के ऊपर, ये किसके द्वारा जारी की गई थी? तो जहांगीर के द्वारा। 12 ऑर्डिनेंस, 12 घोषणाएं की गई, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और जहांगीर को बेटा न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर। इसने बेटा अपने कार्यकाल के दौरान शासन में इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी, जो सोने की थी। किसकी थी बेटा? सोने की। यानी कि एक तख्त बनवाया था, उस तख्त के ऊपर मुजरिम को, जो दोषी होता था, उसको खड़ा किया जाता था, और उसके बाद चारों तरफ क्या होती थी? सोने की जंजीर होती थी, जिसे न्याय की जंजीर के नाम से पुकारा जाता था इतिहास में। तो न्याय की जंजीरें किसने लगवाई बेटा? तो याद रखना, किसने लगवाई थी? तो जहांगीर ने लगाई थी। तो 12 ये घोषणाएं भी जारी करी थी, और जो 12 घोषणाएं है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। और दो चीजें बेटा, न्याय की जंजीर किसने लगवाई? जहांगीर ने। न्याय का घंटा किसने लगवाया? इल्तुतमिश ने। याद रखना, मैंने पिछली क्लास हुई थी अपनी दिल्ली सल्तनत की, उसमें भी मैंने बोला था, अगर बात न्याय के घंटे की आ रही है, आगरा के अंदर किसने लगवाया? तो इल्तुतमिश ने लगवाया। अगर जंजीर की बात चल रही है, तो बेटा किसने लगवाई जंजीर? तो जहांगीर ने लगवाई। तो सोने की थी कहाँ पर? आगरा के अंदर। याद रखना। ये 12 घोषणाएं कहाँ से जानकारी मिलती है हमें? तो आईने जहांगीरी, आईने जहांगीरी के अंदर में ये जानकारी मिलती बेटा। याद रखना, आईने जहांगीरी। फिर इतिहास में ये कहा जाता है बेटा, इसका पुत्र जवान हो चुका था। किसका? जहांगीर का। तो 1617 में ही जहांगीर के आदेश पर, 1617 के अंदर ही, एडी के अंदर ही, जहांगीर के आदेश पर खुर्रम को, कौन बेटा? खुर्रम। और खुर्रम को अहमदनगर जो गुजरात के अंदर है बेटा, अहमदनगर मिशन पर भेजा गया। अहमदनगर अभियान पर भेजा गया। किसे? तो खुर्रम को। और इस अभियान में सफल रहता है कौन? खुर्रम। और जैसे ही खुर्रम इस अभियान में सफल होता है, तो इसे शाहजहां की उपाधि धारण कर ली जाती है। एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से कि शाहजहां की उपाधि, टाइटल कब धारण कराया गया था? ये डिग्री कब धारण करी गई थी? तो याद रखना बेटा, कब धारण की गई थी? 1617 में। कौन से अभियान के दौरान? तो अहमदनगर अभियान के दौरान। तो नगर के दौरान कौन सी उपाधि धारण करी? शाहजहां की उपाधि। किसने? खुर्रम ने। उसके बाद बेटा इसके कुछ फेमस पेंटर थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उनमें से कुछ के तो मैं नाम लिखवा देता हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं जहांगीर के कार्यकाल से। तो बेटा एक था उस्ताद मसूर खां। क्या था? उस्ताद मसूर खां। दूसरा कौन था? अब्दुल हसन था। कौन था? अब्दुल हसन। उस्ताद मसूर खां और अब्दुल हसन और फारूक बेग, ये कुछ व्यक्ति थे जो पेंटर थे, जो प्रसिद्ध पेंटर थे। किसके कार्यकाल के? तो किसके कार्यकाल के बेटा? जहांगीर के कार्यकाल के। उतार लो बेटा थोड़ा थोड़ा, मैं एक बार साफ कर देता हूँ, आएगी नहीं सारी चीजें यहाँ पर, जितना करवा उतना उतार लो ऊपर। देखो, फेमस पेंटर, प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? उस्ताद मसूर खान। उस्ताद मसूर खां ये प्रसिद्ध थे। दूसरे नंबर पर कौन थे? अब्दुल हसन थे। कौन थे बेटा? अब्दुल हसन थे। दूसरे नंबर पर आते अब्दुल हसन।
अब्दुल हसन। और तीसरे नंबर पर आते हैं बेटा फारूक बेग। फारूक बेग। तो ये 3 या 4, मोस्टली 2 ही पूछे जाते एग्जाम में, उस्ताद मसूद खां और अब्दुल हसन। ठीक है, तो ये 3 लिखवा दी मैंने, एक एक्स्ट्रा लिखवा दिया, आपके एग्जाम में क्या पता पूछ ले आगे से। ठीक है, थे तो काफ़ी, लेकिन ये प्रसिद्ध थे, काफ़ी थे। मुराद भी था, माधव भी था। ठीक है, माधव भी आता, मुराद भी आता है। ये 3 5 6, ठीक है, 3 4 5 6, तो इसके आसपास 6 7 के आसपास थे, लेकिन इनमें से 2 ही पूछे जाते हैं, 2 ज़्यादा मशहूर माने जाते हैं। तो इतना उतार लो, फिर आगे चलते हैं। एक बार इतना नोट करो बेटा। देखो बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा 1627 के अंदर मृत्यु हो जाती है किसकी? जहांगीर की। किसकी मृत्यु हो जाती है बेटा? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 में लाहौर के अंदर। देखो डाइड इन लाहौर में किसकी मृत्यु हो जाती है 1627 में बेटा? तो जहांगीर की। उसके बाद बेटा इसके मकबरे की बारे में पूछा जाएगा, तोम्ब के बारे में। तो मकबरा की बात करें तो बेटा मकबरा है शहादरा। शहादरा, शहादरा कहाँ पर है? तो शहादरा की बात करें तो बेटा लाहौर के अंदर। तो मकबरा कहाँ पर इसका? लाहौर के अंदर। गलत लिख दिया, लोहार लिख दिया बेटा। लाहौर के अंदर किसका मकबरा है? तो जहांगीर का है। उसके बाद इसकी बायोग्राफी लिखी गई बेटा। बायोग्राफी, तो बायोग्राफी के बारे में बात करें तो इसकी बायोग्राफी लिखी गई जिसका नाम था आईने जहांगीरी या जहांगीरनामा। जहांगीरनामा, तो ये सारी, ये दोनों बुक एक ही है बेटा। जहांगीरनामा का ही पार्ट क्या है? आईने अकबरी है। जहांगीरनामा, ठीक। हुआ क्या था बेटा, इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखनी शुरू की थी, लेकिन यह पूरी नहीं कर पाया, और इसके बाद इसको पूरी करने का काम मोतिया बिंद खां ने किया था। मोतिया बिंद खां। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जहांगीरनामा आईने जहांगीरी को कंप्लीट यानी कि पूरा करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? तो मोतिया बिंद खां को जाता है। ठीक है, तो याद रखना। तो इसकी बायोग्राफी का क्या नाम था? मोतिया बिंद खां। उसके बाद बेटा देश का मुगल साम्राज्य का अगला शासक कौन बनता है? जहांगीर का पुत्र जिसका नाम क्या था? खुर्रम था। वो गद्दी पर बैठता है कब? 1627 से लेकर 1658 AD तक। इतना उतारो, फिर
जागीर सॉरी शाहजहाँ के बारे में पढ़ते हैं। शाहजहाँ, देखो बेटा उतारो इतना, एक बार नोट कीजिए। देखो बेटा आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं एक और शासक के बारे में जिसने भारत के अंदर स्मारकों का निर्माण करा, जिसे शाहजहाँ कहा जाता है, जिसके टाइम पीरियड को गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, या वास्तु कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। बेटा देखो बेटा, शाहजहाँ, देखो स्पेलिंग गलत हो गई बेटा थोड़ी, शाहजहाँ फिर गलत लिख दी, कोई नहीं इधर ये लिख देना शाहजहाँ। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो बेटा टाइम पीरियड अभी बताया 1627 एडी से लेकर 1658 एडी तक, ठीक है। अब देखो जन्म मैंने बताया था आप लोगों को, किसका लड़का था, जगत गोसाई और जहांगीर का लड़का था। बात करें जन्म की तो 1617 के अंदर, 1617 के अंदर हुआ था, क्या हुआ था बताया तो था बेटा 1592 में, गलत तारीख गलत डेट लिखवाने लग रहे हो, तो 1592 के अंदर एडी के अंदर किसका जन्म हुआ, बर्थ इन लाहौर। लाहौर के अंदर 1592 में किसका जन्म होता है, तो शाहजहाँ का जन्म होता है, याद रखना। अब हुआ क्या बेटा, इसके कार्यकाल को एग्जाम में पूछेगा आप लोगों से, अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो इसके कार्यकाल को गोल्डन एरा ऑफ या गोल्डन पीरियड ऑफ एरा ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, यानी कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। इसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा बेटा आर्किटेक्ट यानी स्थापत्य कला का क्या हुआ था, विकास हुआ था, इसलिए इस कार्यकाल को क्या बोला जाता है, स्वर्ण युग बोला जाता है। अब हुआ क्या बेटा, इसकी 1612 के अंदर किससे शादी होती है, एक महिला से शादी होती है 1612 एडी के अंदर, जिसका नाम था बेटा, क्या नाम था बेटा, अर्जुन बानो बेगम, अर्जुन बानो बेगम। कुछ याद आ रहा बेटा, मैंने एक बात बोली थी अभी कुछ समय पहले ही कि इस चीज़ को नोट कर लेना, आगे जाके ये चीज़ काम आएगी, मैं आगे जाके इसके बारे में कुछ बताऊंगा। मैंने किसकी भतीजी बताया था इसको, तो नूरजहाँ की भतीजी बताया था, और किसकी पुत्री बताया था, आसफ खां की पुत्री बताया था। और आगे जाके इसकी शादी किससे होती है, तो इसकी शादी किससे होती है बेटा, तो इसकी शादी शाहजहाँ से होती, कब 1612 में, जिसे बेटा मुमताज महल के नाम से ही पुकारा जाता, मुमताज महल, मुमताज महल भी कहा जाता है, प्यार से शाहजहाँ इसे मुमताज महल कहता था। इनकी लव स्टोरी बेटा बहुत फेमस थी, ये बहुत तगड़े लवर थे, कौन, शाहजहाँ और कौन बेटा,
अर्जुन, बानो बेगम, मुमताज महल। इतना कहा जाता है कि इनकी 20 साल के जीवन में, किसने जीवन में, 20 साल के जीवन में लव मैरिज में इनके इतने खास नतीजे निकले कि 20 साल की प्यार मोहम्मद शादी में इनकी 14 बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए बेटा? 14 बच्चे हुए। और इतिहास में ये कहा जाता है जब 14वां बच्चे का जन्म हुआ, किसका? जिसका नाम था गोवनहारा, 1631 के अंदर, 1631 के अंदर जब इसका 14वां बच्चा हुआ, 1631 में 14 चाइल्ड, 14वां बच्चा को जन्म देती है कौन? मुमताज़ महल। तो मृत्यु हो जाती है किसकी बेटा? किसकी मृत्यु हो जाती है? मुमताज़ महल की मृत्यु हो जाती है 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान। वो 14वां बच्चा कौन था बेटा? वही जिसका नाम क्या था? गोवनहारा, एक लड़की थी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम इसके पुत्रों की, तो 4 मुख्य पुत्र थे इसके, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं भी लिखता हूँ, ठीक है। देखो ये साफ कर देता हूँ, एक बार इतना उतारो। देखो, शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े की बात करें तो बेटा औरंगजेब, कौन बेटा? औरंगजेब, जो अहमदनगर का गवर्नर था बेटा। क्या था? गवर्नर था। अगर दूसरे बेटे की बात करें, सॉरी, बड़ा बेटा कौन था बेटा? बड़ा बेटा दारा शिकोह था, गलत लिखवा दिया थोड़ा, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। बड़ा बेटा क्या था? दारा शिकोह था बेटा, दारा शिकोह, दारा शिकोह, जिसे मिनी अकबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी अकबर। क्या कहा जाता है? मिनी अकबर। छोटा अकबर की भी संज्ञा दी जाती है। दूसरे नंबर पर आता है औरंगजेब, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता है, और जो अहमदनगर साम्राज्य का, अहमदनगर का बेटा सूबेदार था, गवर्नर था, सूबेदार था उस समय बेटा, गवर्नर था। उसके बाद इसका तीसरा बेटा आता शाह सूजा, शाह सूजा, शाह सूजा। अगर इसकी बात करें बेटा तो ये बंगाल का क्या था बेटा? बंगाल का गवर्नर था। फिर आता चौथा पुत्र इसका बेटा, जिसका नाम था मुराद बख्श, मुराद बख्श। मुराद बख्श जो गुजरात का सूबेदार था। ठीक है, तो 4 पुत्र थे बेटा, 3 पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां थी, जिनमें अगर पहले की बात करें तो जहां आरा थी, जहां आरा, जहां आरा। अगर दूसरी की बात करें तो रोशन आरा थी बेटा, रोशन आरा। और फिर लास्ट जिसकी वजह से, जिसके पैदा होने के दौरान
पैदा होने के दौरान मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। गोहन आरा। तो ये 3 पुत्रियां थी बेटा, ठीक है। 4 पुत्र थे, दाराशको, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, और 3 पुत्रियां जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। उतारो इतना, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा ये कहा जाता, मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां द्वारा भारत के 7 अजूबों में शामिल एक प्रसिद्ध इमारत का निर्माण शुरू करवा दिया जाता है। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। 1631 से लेकर 1653 तक 22 साल का कुल वक्त लगता है बेटा इस इमारत को बनने में, जिसका नाम था बेटा ताजमहल। क्या नाम बेटा? ताजमहल, जिसको आप भली भांति जानते हो भारत के 7 अजूबों में शामिल है। कौन? ताजमहल। कितना समय लगा? 22 साल लगे। और आज के पैसे की बात करें तो 1 करोड़ के आसपास की पैसा यानी कि मुद्रा लग गई थी। किसके ऊपर? ताजमहल के अंदर। कितने साल लगे? 22 साल। और इसको बनाने के लिए वाइट मार्बल यूज किया गया था बेटा। सफेद संगमरमर, ठीक है। जो कहाँ से लिया गया था? मकराना से लिया गया था। मकराना, जो कि बेटा राजस्थान में है। राजस्थान के मकराना से वाइट मार्बल यूज किया गया था। और वाइट मार्बल का साइंस के अंदर सूत्र याद करें तो बेटा Ca2CO3 इसका फॉर्मूला है। वैसे बता दिया बेसिक जानकारी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। ये साइंस की चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ी मोटी, आती थोड़ी बहुत यार, ज़्यादा ज्ञान नहीं मेरे को साइंस वगैरह का, तो बता दिया आप लोगों को। तो ये यूज हुआ था को किस में? ताजमहल बनाने में। एग्जाम में पूछेगा इसका चीफ आर्किटेक्ट यानी कि मुख्य स्थापत्यकार कौन था? तो बेटा याद रखना, मुख्य स्थापत्यकार, चीफ आर्किटेक्ट कौन था? इसका मुख्य स्थापत्यकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी क्या थे बेटा? इसके चीफ आर्किटेक्ट थे। और फिर इसके बाद पूछेगा बेटा चीफ इंस्ट्रक्टर यानी कि मुख्य, क्या बोलेंगे इसको? मुख्य, क्या बोलेंगे बेटा? मुख्य कंसर्न करता या सलाहकार बोल भी सकते हैं इसको। मुख्य सलाहकार, हिंदी में मुख्य सलाहकार कहेंगे। कौन थे बेटा? तो याद रखना उस्ताद ईसा। कौन थे? उस्ताद ईसा थे बेटा।
अब कई बार एग्जाम में शैली पूछ लेते हैं, किसकी कौन सी कला थी, कौन सी कला की शैली थी, किसकी, ताजमहल की। तो याद रखना आप लोगों को, ताजमहल की अगर कला पूछी जाए, आर्ट पूछा जाए, तो अगर आर्ट की बात आ जाए, कला पूछी जाए, तो पिटरा देवरा थी, पिटरा देवरा। कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे पुराने मंदिर होते हैं, हेरिटेज साइट होती है, उनमें पूछी जाती है कि इसकी कला कैसी थी, इसकी कैसी, पेटरी पिटरा देवरा या दूरा भी कह सकते हैं, दूरा, ठीक है। तो पिटरा देवरा या दूरा भी कह सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत ताजमहल के बारे में जानकारी थी जो शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन ये कहा जाता है शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया तो ये एक मकबरे के तौर पर देखी जाती है, क्या, ताजमहल, क्योंकि इसके अंदर किसको दफनाया गया था, ताजमहल के अंदर, तो मुमताज महल को दफनाया गया था। और इतिहासकार द्वारा ये भी कहा जाता है, फिलहाल में हमारे पास एविडेंस मौजूद है, तो ये कहा जाता है कि जब शाहजहां ने मुमताज महल को दफनाया था तो उसके पास ही अपनी कब्र भी खुदवा ली थी, ताकि मैं मर जाऊं तो इसके पास ही मेरे को क्या कर दिया जाए, दफनाया जाए। इनका प्यार बहुत बुलंदी तक पहुंच चुका था बेटा, इनके प्यार के चर्चे बहुत दूर दूर तक फेमस हो चुके थे एक दूसरे के लिए, उस एक दूसरे के प्रति ये बहुत ज़्यादा क्या थे बेटा, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा क्या करते थे बेटा, प्यार करते थे। इस वजह से इस शाहजहां ने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद ही, उसके साथ ही अपने जिंदे होते आस्ते ही उसके पास अपनी कब्र भी खुदवा ली थी, और बाद में उसको वहीं पर दफनाया भी गया था शाहजहां को। तो ये किसकी प्यार की निशानी है, बोलते हैं कि इतिहासकार, ये किसके प्यार की निशानी है, तो शाहजहां के प्यार की निशानी है। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद क्या होता है, शाहजहां 1636 में दक्कन मिशन पर जाता है। कौन से मिशन पर जाता है, दक्कन मिशन, दक्षिण भारत में दक्कन अभियान पर जाता है। और दक्कन अभियान पर इसकी मुलाकात मीर जुफरा से होती है, और मीर जुफरा से बेटा, मीर जुफरा से बेटा शाहजहां कोहिनूर डायमंड प्राप्त करता है, कोहिनूर डायमंड किससे प्राप्त करता है, तो मीर जुफरा से कोहिनूर हीरा प्राप्त करता है, कौन, शाहजहां। इतना उतारो बेटा, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे, इतना नोट कर लो एक बार। देखो बेटा आगे, इसके बाद शाहजहां द्वारा बेटा 1638 में कैपिटल दिल्ली टू आगरा ले जाई जाती है, ठीक है, यानी कि राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब शाहजहां ने 1938 में राजधानी को दिल्ली से आगरा बना दिया था। उसके बाद दिल्ली के अंदर बेटा इसने एक सिटी, एक शहर बसाया था, क्या बसाया था, एक शहर बसाया था जिसका नाम था शाहजहाबाद, शाहजहाबाद।
बाद किसके द्वारा बसाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा। उसके बाद 1638 से 1648 के टाइम पीरियड में, यानी कि 10 साल के टाइम पीरियड में भारत की एक और मोनूमेंट्स का निर्माण करवाया, जिसका नाम था बेटा रेड फोर्ट। और ये रेड फोर्ट कौन से वाला? दिल्ली वाला। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1638 से 1648 के बीच में करवाया, लाल बलुआ पत्थर से। किससे? लाल बलुआ पत्थर के द्वारा भारत के लाल किले का निर्माण करवाया गया, दिल्ली के लाल किले का। तो लाल किले का निर्माण कब करवाया गया? 1638 से 48 तक लाल किले का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। उसके बाद बेटा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, स्मारकें हैं, तो लिख लेते हैं। पहले नंबर पर लिख लो जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर, जामा मस्जिद। दूसरे नंबर पर लिख लो दीवाने आम, दीवाने आम। उसके बाद तीसरे नंबर पर दीवाने खास, दीवाने खास। दीवाने आम जो प्रजा होती थी, प्रजा के लिए बनाया गया था। जो सिंपल नॉर्मल सामान्य रूप से जो पुरुष महिलाएं होती थी, जिनको राजा से मिलना होता था, उनके लिए स्पेशली दीवाने आम बनाया गया था। और जो कुछ व्यक्ति होते थे, जो मंत्री होते थे, सैनिक होते थे, जो नौकर टाइप के व्यक्ति होते थे, अगर उनको किसी से मिलना होता, राजा से मिलना होता था, तो वो किस में आते थे? दीवाने खास के अंदर आते थे। तो दीवाने खास उनके लिए बनवाया गया था। और दीवाने खास के अंदर बेटा एक सिंहासन रखा गया था जिसका नाम था पिकॉक, पिकॉक थ्रोन, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है बेटा, मयूर सिंहासन। किसके द्वारा बनवाया गया? शाहजहां द्वारा। इसको बनाने वाला कौन था? इसका को बनाने वाला कौन था बेटा? बनाने वाला था बेबादल, बेबादल खां। कौन था? बेबादल खां था। तो बेबादल खां ने किसको बनाया था बेटा? तो पिकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन को बनाया था। और मयूर सिंहासन के ऊपर ही बेटा, इस पिकॉक थ्रोन के ऊपर ही कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? कोहिनूर डायमंड इसी के ऊपर लगा हुआ था। और बाद में भारत के अंदर एक आक्रमणकारी हमला करता है और वो भारत से मयूर सिंहासन को उठा के लेके चला जाता है, जिसका नाम था बेटा नादिर शाह। 1739 में आता है। और करनाल का युद्ध होता है। करनाल का युद्ध जीतने के बाद वो दिल्ली की तरफ रुख करता है और दिल्ली में जाकर दीवाने आम में और दीवाने खास के अंदर इस सिंहासन को उठा के ले जाता है। दीवाने खास में सिंहासन को रखा हुआ था जो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया था, जिसके ऊपर शाहजहां बैठकर निर्णय लेता था। और प्रजा जो उसके विशेष जो व्यक्ति होते, जो दीवाने खास में आए हुए होते थे, वीआईपी व्यक्ति, उनसे बातचीत करता था। कौन? शाहजहां। तो इसके बाद बेटा दीवाने खास के बाद बेटा कुछ और चीजें बनवाई, जिनमें अजमेरी गेट, अजमेरी गेट दिल्ली के अंदर ही बेटा, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट और दिल्ली गेट, दिल्ली गेट। मोती मस्जिद,
मोती मस्जिद कहाँ वाली बेटा? आगरा वाली, याद रखना। मोती मस्जिद दो है बेटा, मोती मस्जिद कितनी है? दो है। एक कहाँ पर है? आगरा के अंदर है और एक दिल्ली के अंदर। अगर आगरा वाले की बात करें तो किसने बनाई? शाहजहां ने। अगर दिल्ली वाले की बात करें तो किसने बनाई? औरंगजेब। में याद रखना दोनों मस्जिदें। तो अब क्या हो गया बेटा, ये मोनूमेंट्स बनाई गई थी किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा, जो मैंने आप लोगों को लिखवा दी है। अब होगा क्या, इसके बाद जो इसके उत्तराधिकारी हैं उनके बीच में युद्ध होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक गलत फहमी की वजह से औरंगजेब किसके ऊपर हमला कर देता है? अपने भाइयों पर हमला कर देता है। उसको ये सूचना पहुंचा दी जाती है कि उसके पिताजी क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं, और इसलिए वो अपने भाइयों के साथ युद्ध करके गद्दी पर बैठना चाहता है। और जब वो पहुंचता है अपना राज्याभिषेक करवा के, जब वो दिल्ली पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिताजी अभी क्या है? जीवित है। तो अपने पिताजी को फिर वो कैद करके, कहाँ पर? आगरा के लाल किले के अंदर कैद करके दोबारा से फिर अपना राज्याभिषेक करवाता है। और राज्याभिषेक करवा के अगला बादशाह दिल्ली की गद्दी का कौन बनता है? तो बेटा कौन बनता है? औरंगजेब बनता है, जिंदा पीर भी कहा जाता है। होता क्या बेटा, इसके जो उत्तराधिकारी थे उनके बीच में युद्ध छिड़ जाता है, जिसे बैटल ऑफ सक्सेसरशिप भी कहा जाता है, जिसमें बहादुरपुर की लड़ाई आती है बेटा, और बैटल ऑफ दरमेट भी आता है, सामूगढ़ का भी युद्ध आता है बेटा। ये सारी चीज़ें पढ़ानी है आप लोगों को, जिसमें आपको बताया जाएगा कि औरंगजेब किन किन युद्धों को जीतने के बाद शासक बनता है, अपने भाइयों को मार कर वो गद्दी के ऊपर बैठता है। कौन बेटा? तो औरंगजेब। और थोड़ी बहुत जानकारी भी दारा सिकों के बारे में बताएंगे। ये एक बहुत बड़ा क्या था बेटा? क्या था? एक ज्ञाता व्यक्ति था, जिसे कई भाषाओं का ज्ञान था, और क्या था? साहित्य का सम्राट था। इसे साहित्य का भी व्यक्ति बोला, जैसे साहित्य का भी अच्छा खासा ज्ञान था, लैंग्वेज का, हर एक भाषा का। तो आज के लिए मैं यहीं पर इस सेशन को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि अगली क्लास में मैंने औरंगजेब करवाना है, और पूरा बेटा औरंगजेब करवा के और फिर उसके बाद फिर मुगल्स का पतन करवाएंगे आप लोगों को। आज की क्लास में मैं ये चाहता हूँ कि इतना काफ़ी आप लोगों के लिए, और समय भी मेरे हिसाब से पूरा हो चुका है, 4-5 मिनट रहती है, कोई ख़ास बात नहीं है, तो समय भी अपना ख़त्म होने की कगार पर है। लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बेटा, अगली क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा औरंगजेब के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, उसने 1675 में किसकी हत्या करी थी? मुख्यतः किसकी हत्या करी थी बेटा? तो हमारे सिख धर्म के 9वें गुरु, जिसका नाम गुरु तेग बहादुर था, उनकी हत्या कर दी गई थी। किन के द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। और धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे कौन? गुरु तेग बहादुर जी। और उन्होंने, उनके याद में दिल्ली के अंदर शीशगंज गुरुद्वारा ही बनाया गया था, जहाँ पर उनका शीश काटा गया था। और औरंगजेब के काल में बेटा जाट विद्रोह पढ़ेंगे हम, सतनामी विद्रोह को पढ़ना है। कब जजिया कर क्या करता है औरंगजेब? लगाता है, फिर हटा देता है। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। तो कोई समस्या नहीं है, कल के सेशन में देखते हैं, अगले सेशन में देखते हैं हम औरंगजेब को। ठीक है, औरंगजेब के बारे में इतिहास के पन्नों को उल्टेंगे और देखेंगे क्या किया और क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं इतिहास के औरंगजेब से रिलेटेड। तो आज के इस सेशन को बेटा मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। तो धन्यवाद, थैंक यू, और आपके निकट आगामी भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। तो बेटा मेहनत करते रहिए।